मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर, जो आपका पेपर नंबर है आपका 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। क्लियर हुई बात? और अगर कलाम जी के बारे में बात करें तो कलाम जी जो थे वो 11वें राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक रहे थे? जो 2002 से लेकर 2007 तक थे। क्लियर? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपसे पूछा गया इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बान की मून। क्लियर? ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। आगे है कि देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों से ताप रोधक खनिज एंडालुसाइड का खनन किया जाएगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो किससे किया जाएगा? तो यहाँ पे पूछा गया तो ये किया जाएगा आपका सोनभद्र और ललितपुर से। सोनभद्र से किया जाएगा, ललितपुर से। का मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है हरनाज संधू ने, जिनकी एज अभी कितनी है? 21 ईयर है। 21 ईयर की है ये, इन्होंने जीता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए तो पूछा है कि पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन थी? तो ये थी सुष्मिता सेन। पहली भारतीय थी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। ठीक है, क्लियर बात है, सुष्मिता सेन। हम लोग अगर आगे बात करें तो आपके सामने अगला लिखा हुआ है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे की है ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये की है इन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिएगा इसको। भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार कार्यक्रम शुरू किया है? भारत और किस देश ने मिलकर शुरू किया है प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार? ये कार्यक्रम किसने भारत के साथ शुरू किया है? तो भारत और अमेरिका ने मिलकर ये साथ में शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे कहते हैं चारकोलिथिक युग? तो ये कहते हैं ताम्र पाषाण युग को। किसे कहते हैं? ये ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। क्लियर बात है? आगे देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग पुलिस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको उत्कर्ष वाले जितने प्रैक्टिस सेट सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसका लिंक मिल जाएगा। और वहाँ की प्रैक्टिस हम लोग चैनल पर करा रहे हैं इस समय, तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर होगा। ये भी क्लियर बात है। अब देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से बनी थी? ये पूछा गया। ये बनी हुई थी सेल घड़ी से। किससे बनी हुई थी? ये सेल घड़ी से बनी हुई थी। ये देखिए किस आकार में, अगर आपसे पूछ लिया किस आकार में प्राप्त हुई, तो ये देखिए ये वर्गाकार भी मिली हैं। सैंधव की पूजा सैंधव सभ्यता या सैंधव मोहरें मिली हैं वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, इन रूपों में भी मिली हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। ये कब हुआ था? 1916 में लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था?
ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है, ठीक है। आगे देखिएगा, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं स्थान, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिएगा आपके सामने अब आ चुका है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में महान संस्कृत कवि कालिदास थे? तो कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य भी कहते थे। इनका शासनकाल था 375 से लेकर 415 तक, इनके शासनकाल में थे। क्लियर हुई बात? नीलहरि शैवाल को कौन से जंतु जगत में स्थान दिया गया है? तो इसे दिया गया है मोनेरा जगत में। किसमें? मोनेरा में दिया गया है नीलहरि शैवाल। और जैसे जीवाणु हो गया है या माइक्रोप्लाज्मा हो गया, इसे भी मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। अगर बात करें कि मोनेरा जगत है उसका वर्णन किसने किया था? तो इसका वर्णन किया था अर्नेस्ट ने। इसका वर्णन जो था वो किया था अर्नेस्ट ने। क्लियर? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। निम्नलिखित में से किस रोग को फुसफुस शोथ या फुसफुस प्रदाह भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निमोनिया को। निमोनिया रोग को जो है फुसफुस शोथ या फुसफुस प्रदाह भी कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक पसलियाँ हैं? वास्तविक पसलियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ जो हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वास्तविक पसलियाँ। क्लियर? आगे आपका है कि 8, 9, 10वीं जोड़ी। 8, 9, 10वीं जोड़ी इसे क्या कहते हैं? तो ये होती हैं आपकी आभासी पसलियाँ। कौन सी होती हैं? आभासी। उसके बाद लिखा हुआ 11, 12 जोड़ी, ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं प्लावी। प्लावी पसलियाँ, ठीक है। क्लियर? आगे देखिएगा, मीटर पर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिएगा, तो किसका मात्रक है? ये हो जाएगा वेग का मात्रक। वेग बराबर मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, ठीक है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। घनत्व का होता है डेंसिटी, इसे कहते हैं घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, भी होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है घनत्व का। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें होती है? प्रकाश की चाल ये होती है निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। क्लियर? और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। निर्वात के बाद होती है गैस में। गैस के बाद होती है द्रव में। और द्रव के बाद होती है ठोस में, ठीक है। प्रकाश की चाल की बात हो रही है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है आपका कि बाल्टिक देशों, कह रहा है कि यहाँ पर कि बाल्टिक देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? बाल्टिक देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो शामिल नहीं है। बाकी देश शामिल है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लाटविया है, ये देश शामिल हैं। क्लियर? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार उस परिस्थिति में आते हैं जब कंडीशन क्या है? लिखा हुआ है युति, उपसर्ग व उपभू तीनों एक साथ हों। युति, अपसर्ग, उपभू तीनों एक साथ हों। व्युति, उपसर्ग, उपभू तीनों एक साथ हों। व्युति, अपसर्ग, अपभू तीनों एक साथ हों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, तो ये हो जाएगा व्युत, उपसर्ग, उपभू तीनों एक साथ हों, तब होता है। क्लियर? अब देखिएगा एक चीज़ और है कि देखिए व्युत क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो व्युत किसे कहते हैं? व्युत किसे कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे कहते हैं व्युति। फिर आपका लिखा हुआ है उपसौर। क्या लिखा हुआ है? उपसौर। उपसौर से कहते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत पास होती है, जब नज़दीक दूरी होती है उसे कहते हैं उपसौर। ये होती है 3 जनवरी को होती है उपसौर। और उपभू क्या होती है? उपभू जब होता है कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से पास होता है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है, उसे कहते हैं उपभू, ठीक है। चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है उपभू, सूरज जब पृथ्वी के पास होती है तो उपसौर 3 जनवरी को होती है। और व्युत जब होता है कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है। तीनों चीज़ क्लियर हुई।
हम लोग देखेंगे आगे कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाकी कथन सही हैं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है 120 किलोमीटर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ये पूछा गया। फिर अगला लिखा हुआ है कि वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। फिर अगला लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी है। फिर आगे है कि ओजोन का विस्तार सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इतनी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% जो है भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो यहाँ पर जो असत्य हो जाएगा तो वो हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए अपारदर्शक है। ये गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सौर विकिरण के लिए पारदर्शक है, अपारदर्शक नहीं है। बाकी सभी पॉइंट सही हैं आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। यहाँ पर पहला कथन है कि भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से गुजरती है। तो ये पहला ही गलत है, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। नाम क्या है उनका? यूपी हो जाएगा आपका, एमपी हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका देखिए कदम क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर। अगला है कि भारत की तट रेखा से संलग्न 9 राज्य हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके? देखिए जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हो जाएंगे। ठीक है, और अगला है कि भारत की मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर जिले के नैनीस्थान से गुजरती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित हैं? कर्क रेखा के उत्तर दिशा में कौन कौन से स्थित हैं, आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। कर्क रेखा के उत्तर दिशा में कौन कौन से स्थित हैं? तो अगर हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा से उत्तर दिशा में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा, और आपका हो जाएगा आइजोल। ये 3 हैं जो ये कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित हैं। BD इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। और अगर बात करें दक्षिण दिशा में, अगर बात करें, अगर आपसे उत्तर ना पूछता दक्षिण दिशा पूछ लेता तो कौन सा हो जाता? तो दक्षिण की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी आपकी रांची हो जाएगी, और आपका हो जाएगा भोपाल। ये हो जाएंगे 2 बचे दक्षिण के। ठीक है, ये दक्षिण के हो जाएंगे। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? किस में कहा गया है? तो वो कहा गया है कि आर्टिकल 37 में कहा गया है। ठीक है, संविधान ये के अनुच्छेद 37 में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 40 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या किया गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देना, 40 में कहा गया है। अगर 42 की बात करें तो राज्य कार्य की न्याय संगत व मानवीय दिशाएं उपलब्ध करवाना, इसमें हो जाएगा। 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था एवं शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आर्टिकल 45 में कहा गया है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ों को बाकायदा बेहतरीन ढंग से पढ़ने का पूरा प्रयास किया है। हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? आर्टिकल जो है 76 वो किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को लेकर कौन सा प्रावधान है आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 75 है, आर्टिकल 75 है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से ग्रहण किया गया है? ये किस देश से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है कनाडा से। क्लियर। और किस आर्टिकल के अंतर्गत एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल जो है आपका 153,
आर्टिकल 153 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और फिर आपका देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था 1956 में, 7वां। उसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या बना हुआ था ये 1956 में 7वां संविधान संशोधन था, जिसमें कहा गया था कि एक से अधिक राज्यों का मतलब एक या दो राज्यों का भी एक ही व्यक्ति को हम राज्यपाल बना सकते हैं, ये बात कही गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि सरकार किसी भी सीरीज एवं मूल्य वर्ग की मुद्राओं को अवैध घोषित कर चलन से बाहर कर देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं विमुद्रीकरण की। ठीक है, मतलब क्या, पुरानी मुद्रा की जगह पर नई मुद्रा लाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध कर सुधार से है? कौन सी समिति का संबंध जो है कर सुधार से है? तो ये थी चेलैया समिति। ये कब की थी? 1991। 1991 ये थी चेलैया समिति। ठीक है, अगला है कि भारत में सबसे पहले आयकर कब लगाया गया था? भारत में सबसे पहले आयकर कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1860 में 24 जुलाई 1860 में ये कर लगाया गया था। क्लियर? आगे लिखा हुआ है कि आरबीआई का लेखा वर्ष है। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो लेखा वर्ष जो है वो है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। ये क्या हो जाएगा? लेखा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या है? तो ये होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये होता है बजट वर्ष। इसे कहते हैं हम लोग बजट वर्ष कहते हैं। और 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं राजकोषीय वर्ष कहते हैं, राजकोषीय वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, और ये आरबीआई का लेखा वर्ष हो जाएगा आपका 1 जुलाई से 30 जून तक हो जाएगा। और 1 जुलाई से 30 जून तक कहते हैं कृषि वर्ष। इसी को कहते हैं हम लोग कृषि वर्ष भी कहते हैं, कृषि वर्ष। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर? हाल ही में जारी राज्य खाद्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 25 सितंबर 2021 को आयोजित गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में किया गया? तो ये किया गया है गोरखपुर में। कहाँ किया गया? ये गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो जो है काशी, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा। तो कौन सा गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिएगा मथुरा जो है वो है यमुना नदी के किनारे। ये यमुना नदी के किनारे, बाकी सभी गंगा के किनारे स्थित हो जाएंगे। क्लियर? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 15 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी मेरठ में। कहाँ? ये आपकी की जा रही है मेरठ में की जा रही है। क्लियर? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? लिखा है गौर झील। तो ये है आपकी मुजफ्फरपुर में नहीं है, आपकी रामपुर में। कहाँ है? ये रामपुर में है। आपकी आगे है कि शुक्रताल, ये है आपका मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर हो जाएगा आपका। ठीक है, शेखा झील ये आपकी अलीगढ़ सही है ये। और सागर ताल ये आपका बदायूं में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोबर से बायो सीएनजी गैस बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी वाराणसी में। कहाँ बनाई जाएगी? ये वाराणसी में बनाई जाएगी। क्लियर बात? तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने देखिएगा यहाँ तक जो है 38 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। ये हमारा टॉपिक था जीके का। तो जीके के हम लोगों ने 38 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद आपको मिलेगा मैथ, उसके बाद आपको रीजनिंग, हिंदी। आपको 4 अलग अलग प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट से भी बेस्ट कर सकें। ठीक है, और आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।